अगर हमारी एक बहुत पीसफुल और प्रॉस्परस लाइफ हो तो हम सैटिस्फाइड होंगे? नहीं, हम सैटिस्फाइड तब होते हैं जब जो हम चाहते हैं और जो हो रहा है वो मैच करे, हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो। पर बुरी खबर ये है कि जो हम चाहते हैं अगर वो हो जाए तो हम कुछ और चाहने लग जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं और हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। हेलो एवरीवन, नाम है निशा। चैनल किस्से कहानी किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर लेकर आ गई हूँ नॉवल सेपियंस की समरी, सेकंड पार्ट, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जो शुरू हुआ आज से 10-12 हजार साल पहले। उससे पहले तक हम हंटर्स थे, गैदरर्स थे, जंगलों में घूमते थे, जो मिलता था खाते थे, एक फ्री लाइफ जी रहे थे। हमें लगता है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने एक ह्यूमन की, होमो सेपियन की लाइफ को बहुत बेहतर बना दिया होगा। उसके बाद हमारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ गया होगा। हाँ, चेंज तो आया था, पर क्या वो चेंज बेहतरी की तरफ था? ये एक मिथ है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी, बहुत नेगेटिव तरीके से हमारी लाइफ को बदला था। कुछ सुधार आए थे, कुछ चीजें अच्छी हुई थी, नो डाउट, बट बहुत चीजें खराब भी हुई थी। हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल और कम सैटिस्फाइड हो गई थी। वीट, पोटैटो, राइस, ऐसे कुछ ग्रेन्स, ऐसे कुछ प्लांट्स ने हमें डोमेस्टिकेट किया था। हमें लगता है कि हमने वीट को डोमेस्टिकेट किया। डोमेस्टिकेट करने का मतलब क्या होता है? घर में रखना, बंद करके रखना। और वीट ने हमें डोमेस्टिकेट किया, घर में बंद होकर हमने रहना शुरू कर दिया। वीट तो आज भी खुली हवा के नीचे है। अगर वीट, गेहूं की बात करें, क्या वीट एक न्यूट्रिशियस डाइट है? क्या गेहूं खाना ही हमारे लिए काफी है, हमें और चीजों की जरूरत नहीं? ऐसा तो नहीं है। क्या वीट हमें किसी तरह की इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता था? नहीं। क्या हमें ह्यूमन वायलेंस या फिर एनिमल से बचाता था? नहीं। पर फिर भी ना जाने क्यों वीट ने होमो सेपियंस को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। वीट, गेहूं, ये उगाने से हमारी लाइफ बहुत मुश्किल और बहुत कॉम्प्लेक्स हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई। पर फिर भी हमने वीट को उगाना, हमने गेहूं को अपने ऊपर रूल करने दिया। वीट ने हमें क्या दिया? वीट ने हमें खाना दिया और इससे हम मल्टीप्लाई हो पाए, अपनी स्पीशीज को ग्रो कर पाए। किसी भी स्पीशीज की एवोल्यूशनरी सक्सेस उनके लोगों की खुशियों पर डिपेंड नहीं करती, उनके नंबर पर डिपेंड करती है। जैसे एक कंपनी की सक्सेस उसके बैंक में रखे डॉलर्स और रुपीस पर डिपेंड करती है, ऐसे ही वीट की वजह से हमें मल्टीप्लाई होने में मदद मिली। अगर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के एसेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के कारण हम ज्यादा लोगों को खाना दे पाए, ज्यादा लोगों को जिंदा रख पाए वर्स कंडीशंस में। उस समय जो 15% डेथ होती थी वो ह्यूमन वायलेंस की वजह से होती थी, जिसमें से 25% मेल्स रहते थे। कारण क्या था? एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लग्जरी ट्रैप की तरह था। वीट उगाने से हमें खाना ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम एक ही जगह पर सेटल हो सकते थे, हमें दर दर खाने के लिए घूमना नहीं था। हमने धीरे धीरे कल्टीवेशन की ज्यादा एडवांस टेक्निक सीख ली थी। हमने बड़े बड़े मैदानों को खाली करके उसमें वीट उगाना शुरू कर दिया था और उसके आस पास ही रहना शुरू कर दिया था। इससे हमें परमानेंट घर मिलने लगे थे और हम अपनी पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते थे। पर एक ही जगह पर रहने में, खाली गेहूं खाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी बीमारियां फैलती थी। बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे थे तो वो बीमारियां जल्दी फैल जाती थी। उस समय जो बच्चे पैदा होते थे, 3 में से कम एक बच्चा मर जाता था 20 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले, माल न्यूट्रिशन के कारण। क्योंकि वीट से हमें सारा न्यूट्रिशन तो नहीं मिलता था। अब हमने बड़े बड़े जो फार्म्स बना लिए थे जहां हम वीट ग्रो कर रहे थे, वीट के हिसाब से हमने जीना शुरू कर दिया था। वीट जिसने हमें डोमेस्टिकेट किया था, उससे और प्लांट्स आसपास पसंद नहीं थे तो हमने बाकी सारे प्लांट्स को साफ कर दिया था। उसे पानी चाहिए था तो हम बाल्टी भर भर के वीट की फील्ड्स में पानी लेकर जाने लगे, जो करना हमारे डीएनए में नहीं था। इस वजह से हमें बैकबोन में प्रॉब्लम होने लगी, हमारी कमर दुखने लगी, पैरों में दर्द होने लगा और बहुत सारी बीमारियां हमें होने लग गईं, क्योंकि वीट के लिए हम दिन रात मेहनत करने लगे थे। हम वीट से एनिमल्स को दूर रखते थे, इसलिए उन्हें बिना सोचे समझे मार देते थे। वहां पर हम फेंस क्रिएट करने लगे। हम बाकी हर चीज को दूर करने को तैयार थे, बस वीट को ग्रो करना ही हमारा मेन मकसद बन गया था। फार्मर बनने से हमें लग रहा था कि हमारी लाइफ इजियर हो जाएगी, पर ये एक ट्रैप था,
शुरू में इजियर और बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगी। जितना हम गेहूं उगाते थे उतनी और ज्यादा जरूरत बढ़ती रहती थी। हमें लगता था कि गेहूं उगाने के लिए हमें लोगों की जरूरत है, इसलिए हमें बच्चे पैदा करने होंगे। बच्चे पैदा करते थे तो उतने ही ज्यादा लोग हो जाते थे खाने के लिए। अब हमें पानी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, रेन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। अगर बारिश नहीं आई तो सारा गेहूं खराब हो जाता था और हमें अगला सीजन भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। दिन रात हम गेहूं की सेवा में लगे रहते थे। ये जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, पर क्या हम वापस जा सकते थे? अगर आज के ही एक आम ह्यूमन बीइंग को ले लो जो जब पढ़ाई शुरू करता है उसे लगता है कि 20,000 की भी नौकरी मिल जाएगी तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। 20,000 कमाने लगता है तो 40 चाहिए होते हैं, 40 कमाने लगता है तो 80 और फिर एक 60, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता रहता है हमारी जरूरतें बढ़ती रहती है, लग्जरी नेसेसिटी में कन्वर्ट होती रहती है और लगता है कि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। पहले हमें सिर्फ खाना चाहिए था, अब हमें लगता है कि वाइन के बिना की क्या जिंदगी। अगर हम अब्रॉड वेकेशन पर नहीं जा सके तो इस जिंदगी का क्या ही फायदा। इजियर और कंफर्टेबल बनाने के लिए नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं, पर हो जाता है उल्टा। ईमेल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पहले हम चिट्ठियां लिखते थे, वो चिट्ठियां कई दिनों में पहुंचती थी और अगर कुछ जरूरी होता था तभी सामने वाला रिस्पॉन्ड करता था और वो रिस्पॉन्स हमारे पास अगले हफ्ते 10 दिन में पहुंचता था। जब भी पहुंचे हमें इतनी जल्दी नहीं होती थी। पर अब ईमेल, जिससे हम 1 सेकंड में किसी तक अपना मैसेज भिजवा सकते हैं, पर सामने वाले को लगता है कि उसी 1 सेकंड में रिप्लाई भी आना चाहिए और अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे तो वो एक अच्छा साइन नहीं माना जाता। आपने जिसे अपने कंफर्ट के लिए बनाया था वो अब आपके लिए मजबूरी और प्रॉब्लम का नतीजा बन चुका है। चाहे ये लाइफ हमारी कितनी भी मुश्किल हो, पर क्या हम वापस जा सकते थे? नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को आने में बहुत सारे साल लगे थे। 1000-2000 साल पहले तो पहले कैसी जिंदगी थी ये हम भूल चुके थे और हमें लगता था कि ऐसे ही जीना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। अगर हम सोचें कि हमने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एग्रीकल्चर को क्यों अपनाया, क्या इकोनॉमिक नीड्स के कारण, पैसे के कारण, ज्यादा अनाज के कारण? एक कारण ये हो सकता है, पर दूसरा कारण फेथ भी था। एक मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर मिला है गोबैकली टेपे। ये स्ट्रक्चर जो उस समय का है जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन नहीं आया था। ये स्ट्रक्चर कोई घर नहीं है बल्कि एक वर्शिप का प्लेस है। इसका मतलब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आने से पहले ही हमने भगवान को मानना शुरू कर दिया था और इसी स्ट्रक्चर के आसपास बाद में एग्रीकल्चरल फार्म्स भी बन गए, लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया, बस्तियां भी बस गईं। इसका मतलब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का एक बड़ा कारण फेथ भी हो सकता है। इस रेवोल्यूशन के सबसे बड़े विक्टिम्स हम होमो सेपियंस नहीं थे। इस रेवोल्यूशन के सबसे बड़े विक्टिम्स थे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कैटल, शीप, डोंकी, चिकन। इन सबको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी सजा मिली, एक बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। हमने इनके साथ बहुत क्रूअली डील किया, बहुत टॉर्चर किया इन एनिमल्स पर। कोई भी एनिमल डोमेस्टिकेट नहीं होना चाहता, वो जंगलों में रहना चाहता है, एक फ्री लाइफ जीना चाहता है। पर हमने इन लोगों को मार मार के, इनके ऊपर टॉर्चर कर करके, इन्हें भूखा रख रख के, इन्हें कमरों में बंद कर करके डोमेस्टिकेट किया, इन्हें अपनी पुरानी जिंदगी भूलने पर मजबूर किया। हमें इन एनिमल्स की जरूरत थी खाने के लिए, हमें इन एनिमल्स की जरूरत थी दूध के लिए, रॉ मटेरियल के लिए और अपनी फील्ड्स में काम करवाने के लिए, मसल पावर के लिए, जिसकी वजह से हमने इन एनिमल्स को बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया। वो एनिमल्स जो सबसे ज्यादा डिसोबीडियंट होते थे उन्हें सबसे पहले मार दिया जाता था। न्यू गिनी एक जगह थी जहां पर आपकी वेल्थ डिसाइड होती थी, आपके पास कितने पिग्स हैं। अब होमो सेपियंस क्या करते थे, उन पिग्स को दूर ना जाने देने के लिए उनके नोज का एक पार्ट काट देते थे, क्योंकि वो सूंघ कर खाना ढूंढते हैं। अब वो सूंघ ही नहीं पाएंगे तो खाना कैसे ढूंढेंगे। उनकी आंखें निकाल देते थे ताकि वो देख ना पाए, उन्हें रास्ता ना दिखे और वो कहीं जा ही ना पाए। काऊ, गोट, बफेलो, इन सबको क्यों सफर करना पड़ा? क्योंकि ये लोग दूध देते थे। अब अगर इनके बच्चे वो दूध पी लेंगे तो हम होमो सेपियंस क्या पिएंगे? इसके लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते थे। कभी तो हम उनके बच्चे को पैदा होते ही मार देते थे ताकि सारा दूध हमें मिल सके। अब बच्चा नहीं है तो माँ दूध देना बंद कर देगी, इसलिए हम कभी कभी उसे मार कर उसके अंदर का सारा मांस निकाल लेते थे और उसमें कुछ और स्टफ करके उसे
गाय के पास रख देते थे ताकि उसे अपना बच्चा दिखता रहे और वो दूध दे पाए। इसके अलावा हम कभी कभी गाय के बच्चे को दूध पीने देना शुरू तो करने देते थे, पर उसके बाद उसे मारकर हटा देते थे। कभी उसका होठ काट देते थे ताकि वो सक करे और उसे दर्द हो और वो छोड़ दे सक करना, हम सारा दूध खुद ले लें और पी पाएं। इसी तरह हमने बहुत सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने के लिए उनके ऊपर टॉर्चर किए, पर कुछ एनिमल्स ने हमारा प्यार भी पाया, जैसे डॉग्स, कैट्स, शीप्स, हॉर्सेस। बहुत सारे राजा महाराजा अपने हॉर्सेस को बहुत प्यार करते थे, जैसे कि वो अपने स्लेव्स को करते थे। उनसे काम करवाना था तो उन्हें भरपेट खाना तो कम से कम देते थे। 10,000 BC के अराउंड अर्थ पर 5 to 8 मिलियन हंटर गैदरर्स थे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से पहले, बट फर्स्ट सेंचुरी तक ये 1 to 2 मिलियन रह गए, मेनली अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, और बाकी लोग अराउंड 250 मिलियन होमोसेपियंस फार्मर्स बन गए। और जिसका सरफेस अराउंड 510 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 155 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है, और उसमें से भी सिर्फ 11 स्क्वायर किलोमीटर में हम रहते थे होमोसेपियंस और करते थे खेती, यानी कि अर्थ का सिर्फ 2%। इसी छोटे से एरिया में लिखी गई हिस्ट्री। एंशिएंट फार्मर्स हमें बहुत गरीब लग सकते हैं, बट एक फार्मर के पास उतना सामान, उतने आर्टिफैक्ट्स होते थे जितने पूरी हंटर गैदरर्स की ट्राइब के पास भी नहीं थे। पर इस सामान के साथ साथ फार्मर्स को क्या मिला था? एंजाइटी, जो हंटर गैदरर्स के पास नहीं थी। हंटर गैदरर्स जो फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, किसी तरह से भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो फिर टेंशन क्या? जो काम हम कर ही नहीं सकते, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसकी चिंता क्यों करें? वो हैंड टू माउथ रहते थे, सुबह निकले, खाना ढूंढा, खाना खाया, चल गया शाम को। बट फार्मर्स, उनके साथ ऐसा नहीं था। उन्हें ज्यादा वीट प्रोड्यूस करना था ताकि अगले सीजन में अगर वीट प्रोड्यूस ना भी हो तो उन्हें भूखे ना मरना पड़े। और जब फ्लड्स आते थे या फिर सूखा पड़ता था, तब वीट की फसल खराब हो जाती थी और अगली बार उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और ज्यादा वीट प्रोड्यूस करना पड़ता था। और फार्मिंग के इसी स्ट्रेस ने जन्म दिया पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम्स को। हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या फिर एक पर्टिकुलर हायरार्की, एक पर्टिकुलर सिस्टम पर क्यों बिलीव करते थे? इसलिए नहीं क्योंकि वो ट्रू था, इसलिए कि उस पर बिलीव करने से, वो सब कुछ इमेजिन करने से हमारे लिए जिंदगी आसान हो रही थी। चाहे वो हैम्मुराबी हो या फिर अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स, इन लोगों ने सिस्टम्स बनाए, इन लोगों ने हायरार्कीज बनाई, इन लोगों ने सोशल जस्टिस के लिए रूल्स डिसाइड किए। पर क्या वो रूल्स सच थे? क्या वो रूल्स कहीं लिखे थे? ये हमारे दिमाग की तो इमेजिनेशन थी, ये हमने ही तो क्रिएट किए थे। इन प्रिंसिपल्स की कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो थी ही नहीं। बेबीलोनियन एम्पायर शायद उस समय का सबसे बड़ा एम्पायर था, जिसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग थे, जिसमें मेसोपोटामिया, ईरान और प्रेजेंट डे सीरिया के भी कुछ पार्ट्स कवर हो रहे थे। उनका किंग था हैम्मुराबी, और उसने एक टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम था कोड ऑफ हैम्मुराबी, जिसमें लॉज लिखे थे, जुडिशियल डिसीजंस लिखे थे। अब हैम्मुराबी के किए हुए जस्टिस को बाकी लोग क्यों मानते? इसके लिए हमने एक मिथ क्रिएट किया। गॉड, अनु, एनलिल और मार्डिक ने हैम्मुराबी को अपॉइंट किया है ताकि वो दुनिया में जस्टिस फैलाए, किसी के साथ गलत ना होने दे, बुरे लोगों को और बुराइयों को दुनिया से खत्म करे। इसमें 300 रूल्स लिखे थे। लोगों को 2 जेंडर और 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, मेल और फीमेल, और क्लासेस सुपीरियर, कॉमनर और स्लेव्स। शुरू से ही मेल्स ने फीमेल्स को डिग्रेड किया है, उन्हें अपने से नीचे रखा है, उन्हें दबा कर रखा है। इस सिस्टम में अगर एक सुपीरियर मैन दूसरे सुपीरियर मैन की बेटी को रेप करता है, उसे मार देता है, तो पहले सुपीरियर मैन की बेटी को हैंग किया जाएगा। उसको कोई सजा नहीं मिलेगी जिसने गलती की है। एक कॉमनर फीमेल की वैल्यू थी 30 सिल्वर शैकल्स और स्लेव की 20 सिल्वर शैकल्स। लड़कियां लड़कों की प्रॉपर्टी होती थी और वो अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी। सुपीरियर्स के पास सारे राइट्स होते थे, कॉमनर्स उनके काम करते थे, और स्लेव्स के पास कोई राइट्स नहीं होते थे। वो कोई राइट मांग भी नहीं सकते थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर किया जाता था, उन्हें यूज किया जाता था। वो ना खाना मांग सकते थे, ना कुछ बोल सकते थे। उन्हें ऐसा करने का हक भी नहीं था क्योंकि गॉड ने उन्हें स्लेव बनाया था। हम्मुराबी की डेथ के 3500 ईयर्स के बाद फिलाडेल्फिया में
बहुत सारे अमेरिकन इकट्ठा हुए, उन्हें लगा कि जो रूल्स चल रहे हैं वो सही नहीं है, उसमें जस्टिस नहीं हो रहा, और 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। यहाँ भी जो हुआ वो गॉड के कहने से ही हुआ, लोगों के कहने से कुछ नहीं हुआ। उनके गॉड का कहना था कि सब लोग इक्वल हैं, सबके पास खुश रहने का, फ्रीडम का हक है। आज 200 साल के बाद भी अमेरिका की इस इंडिपेंडेंस को माना जाता है। आज भी उनके स्कूल्स में वही टेक्स्ट पढ़ाया जाता है और आज भी उनके बच्चे इस टेक्स्ट को याद कर रहे हैं। चाहे वो कोड ऑफ हैम्मुराबी हो या फिर अमेरिकन इंडिपेंडेंस, दोनों के हिसाब से उन्होंने लॉज क्रिएट किए थे और लोगों को जस्टिस दिलवा रहे थे। अमेरिकन के हिसाब से सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं, पर हैम्मुराबी के हिसाब से सब लोग डिफरेंट थे। देखा जाए तो दोनों ही गलत थे। नेचर ने क्या किसी को कोई राइट दिया है? ये सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। आप कैसे किसी को बिलीव करने के लिए कन्विंस कर सकते हो? चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर कैपिटलिज्म हो, पहले आपको लोगों को कन्विंस करना होगा कि ये ऑर्डर इमेजिन नहीं है, इसे भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है और हमें इसी के हिसाब से चलना होगा। साइंस के हिसाब से तो गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। हर एक सुपीरियर मैन का कहना है कि ये बात मेरे सर्वेंट को मत कहना वरना वो मुझे मार देगा। गॉड में विश्वास करके अगर हम एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं तो क्या बुराई है? हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। नेचर ने इंसान को क्रिएट नहीं किया है, हम इवॉल्व हुए हैं। हम पहले एक एनिमल ही थे, चिंपांजी हमारे एंसेस्टर्स हैं। हमारी कोई राइट्स नहीं है। नेचर ने किसी भी एनिमल को कोई राइट नहीं दिए, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो लायन हो, चाहे वो चिंपैंजी हो, चाहे वो फिश हो, किसी के पास कोई राइट्स नहीं है। हमारे पास हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ने हमें सिर्फ और सिर्फ वही दिए हैं। भगवान में विश्वास करके हम एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसलिए भगवान में विश्वास करना एक अच्छी बात हुई और उसी की वजह से शायद हम इवॉल्व होकर बड़े बड़े सोसाइटीज, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज बना सके। लोग ऐसे भी थे जो ये ऑर्डर नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, हायरार्की को नहीं मानते थे, उन सब लॉज को नहीं मानते थे। उन्हें कंट्रोल करने के लिए जरूरत पड़ी पुलिस की, लॉ एंड ऑर्डर की, मिलिट्री की। फिर भी कुछ ऐसे लोग तो होने चाहिए जो कि सच में इस सिस्टम में बिलीव करते हो। अगर बिशप्स गॉड में बिलीव नहीं करते तो क्या क्रिश्चियनिटी 2000 सालों से एग्जिस्ट करती? अमेरिकन डेमोक्रेसी 250 सालों से एग्जिस्ट करती? अगर कोई भी ऐसा नहीं होता जो इस इकोनॉमिक सिस्टम में बिलीव करता तो ये एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाता। अफ्रीकन जिन्हें हम स्लेव्स की तरह ट्रीट कर रहे थे, उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, 1860 में अमेरिकन को लगा कि उनके भी राइट्स हैं और अफ्रीकन को भी जीने का अधिकार है। पर क्या उन्हें ये अधिकार आराम से मिल गए? नहीं, उसके लिए सिविल वॉर करनी पड़ी। पर एक इमेजिन्ड ऑर्डर सिर्फ वायलेंस या फिर जबरदस्ती नहीं मनवाया जा सकता था। ट्रू फॉलोअर्स की जरूरत थी। लोगों को ये कन्विंस करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा कि ये ऑर्डर इमेजिन नहीं है, ये हमने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। 3 मेन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम लोगों को कन्विंस कर पाए। पहला, इस इमेजिन्ड ऑर्डर को मटेरियल वर्ल्ड में एम्बेड कर दिया गया। इतना ज्यादा इस इमेजिन्ड ऑर्डर को फैला दिया गया, इतना ज्यादा इस इमेजिन्ड ऑर्डर को लोगों में स्प्रेड कर दिया गया कि लोगों को लगने लगा कि यही सच है। सच में ये सब कुछ गॉड ने ही क्रिएट किया है या फिर नेचर ने ही क्रिएट किया है। दूसरा, ये इमेजिन्ड ऑर्डर हमारे डिजायर्स को शेप कर रहा था। आप ये फैक्ट एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप किसी को एक बात बार बार कहोगे, बार बार एक बात आप किसी को रिमाइंड करवाते रहोगे, तो उसे लगने लगेगा कि यही सच है। रोमांटिसिज्म भी तो यही करता है। वो हमें ये कहता है कि हमें अलग अलग एक्सपीरियंस करने चाहिए, इससे हमें खुशी मिलेगी। पर क्या पहले ऐसा होता था? हाँ, पहले भी लोग दूसरी जगहों पर घूमने जाते थे, उन्हें लग्जरी चाहिए थी। पर ये हमारे दिमाग में अब बिठा दिया गया है और हमें लगने लगा है कि यही सही है। कंज्यूमरिज्म क्या कहता है? वो कहता है कि अलग अलग चीजों को ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा, और हम इसी बात को मानने लगे हैं। इमेजिन्ड ऑर्डर से बाहर आना है तो आपको इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई इमेजिन्ड ऑर्डर चाहिए। आप किसी को कैसे बोलोगी कि मैं इसमें नहीं मानता? आपको कुछ और थियोरी तो लानी पड़ेगी कि ये सच नहीं है, ये सच है। जब तक आपके पास वो थियोरी नहीं है तब तक आपको पहले वाली थियोरी को ही मानना होगा। अगर रिलीजन ना होता तो बहुत सारे अलग अलग लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता। एक इंसान जो कि
ए जगह पर रहता है वो हजारों किलोमीटर दूर बी पर्सन से कैसे कनेक्टेड हो सकता है? अगर वो दोनों सेम रिलीजन को फॉलो करें तो वो दोनों चाहे मिले हैं या नहीं मिले, पर उनके बिलीव्स सेम हो सकते हैं, एक दूसरे को वो सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की मदद से ही हम शायद इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज, इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज बना सके। एग्रीकल्चर शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गई। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होमोसेपियंस के सामने थी, इस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना बहुत बड़ा चैलेंज था। हम अगर एनिमल्स में देखें तो एंट्स या फिर बीज की बड़ी सोसाइटीज होती हैं। बीज में एक क्वीन बी भी होती है, वर्कर्स भी होते हैं। बी हाइव एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग बीज को अलग अलग रोल्स दिए गए हैं। पर ये सब कुछ किसी ने इमेजिन नहीं किया, ये उनके प्रोग्राम में फीडेड है, नेचर ने फीड किया है, हमने नहीं किया। रिसर्चर ने अभी तक कोई भी लॉयर भी तो नहीं डिटेक्ट की, क्योंकि उन्हें लॉयर भी की जरूरत ही नहीं है। उनके पास वो सारी टेंशन्स नहीं थी जो एक होमोसेपियंस के पास थी। उन्हें कोई टेंशन नहीं थी कि वो रूल्स को ब्रेक कर देंगी, कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाएंगी, या फिर एक दूसरे को चीट करेंगे, या फिर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। पर होमोसेपियंस के साथ तो ये सब कुछ था, क्योंकि उनका ऑर्डर इमेजिन था, उनका ऑर्डर नेचर ने नहीं बनाया था। हमारा ब्रेन वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता था, कितना वीट प्रोड्यूस हो रहा है, किसको क्या दिया है, किससे क्या लेना है, कितने पैसों का लेन देन हो रहा है। आप एक लिमिट तक ही अपने दिमाग में चीजें स्टोर कर सकते हो, उसके बाद चीजें मुश्किल होती जा रही थी। उसके भी 3 कारण थे। पहला, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड थी। दूसरा, अगर एक ह्यूमन मर जाएगा तो उसके साथ उसका ब्रेन भी मर जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी, तब क्या करेंगे? उस इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर करना तो जरूरी था। तीसरा फैक्टर था कि ह्यूमंस का ब्रेन एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ही बना था। ह्यूमंस ने अडैप्ट नहीं किया था ना नंबर्स को स्टोर करना, उन्हें याद नहीं रखना होता था ना कि एक पेड़ पर कितने फ्रूट्स लगे हैं या फिर कितने पत्ते हैं, ये सब उन्हें याद करने की आदत थी ही नहीं। तो नंबर्स को स्टोर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। पर एक बड़े किंगडम को मैनेज करने के लिए मैथमेटिकल डेटा को स्टोर करना तो बहुत जरूरी था। तब 3500 से 3000 बीसी के बीच में साउदर्न मेसोपोटामिया में सुमेरियंस ने पहला लिखने का तरीका इन्वेंट किया, जिसका नाम था क्यूनिफॉर्म। 2 तरह के साइंस को कंबाइन करके राइटिंग सिस्टम बना था। एक साइंस जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, इसमें 1, 10, 60, 3600, 36,000 ऐसे नंबर्स को बेस बनाया था। यहीं से हमें दिन के 24 घंटे मिले हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स और 3600 सेकेंड्स। स्क्वायर का एरिया 360 डिग्रीज। दूसरे साइंस रिप्रेजेंट करते थे लोगों को, मर्चेंडाइज को, टेरिटरी को, एनिमल्स को। हिस्ट्री का जो पहला टेक्स्ट लिखा गया था वो कोई पोएट्री नहीं थी, कोई फिलॉसफी नहीं थी, वो थे नंबर्स। वो था कैलकुलेशन, डेट्स का, टैक्सेस का, ओनरशिप का। राइटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ह्यूमन हिस्ट्री पर क्या हुआ? लोगों के सोचने का तरीका, उनका नजरिया बदलने लगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, डेटा को स्टोर करने के हमारे तरीके और ज्यादा रिफाइन होते गए। 9th सेंचुरी से पहले हमने एक और पार्शियल स्क्रिप्ट इन्वेंट की, जिसमें 10 साइंस थे, नंबर्स थे 0 से 9 तक। इन साइंस को अरेबिक साइंस या फिर अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता था, जबकि इन साइंस को इन्वेंट किया था हिंदूज ने। फिर इन्हें अरेबिक क्यों कहा गया? जब अरब्स ने इंडिया को इन्वेड किया तब उन्होंने इन साइंस को थोड़ा और रिफाइन कर दिया, इसमें नए साइंस जोड़ दिए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और इन साइंस को मिडिल ईस्ट और यूरोप में फैला दिया। अगर कोई भी गवर्नेंस की, ऑर्गेनाइजेशंस की, कंपनीज की पॉलिसीज को चेंज करना चाहता है, उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट डालना चाहता है, तो उसे ये नंबर्स जरूर आने चाहिए। अब तो मैथमेटिक्स ने एक नया रेवोल्यूशनरी राइटिंग सिस्टम इजाद कर दिया, बाइनरी सिस्टम, जिसमें सिर्फ 0 और 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम कंप्यूटर पर कुछ भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता था, तो हमने उसकी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से बोलना शुरू कर दिया। और अब एक नई इन्वेंशन हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। राइटिंग को हमने अपने लिए इन्वेंट किया था ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें, बट लेटर ऑन उसने हमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हमें उसके हिसाब से चलना पड़ा। हिस्ट्री में हर किसी को जस्टिस तो नहीं मिला। हमने अलग अलग हायरार्की बना दी, अलग अलग क्लासेस बना दी, अलग अलग तरीके से हमने डिविजन्स बना दिए।
हमुराबी ने 3 क्लासेस बनाई थी, सुपीरियर, कॉमनर और स्लेव। वहीं अमेरिकन जो कहते थे कि सब लोग इक्वल हैं, उन्होंने भी तो हायरार्की बनाई ही। मेन और वुमेन को कभी भी इक्वल नहीं माना गया। हायरार्की मेन और वुमेन की, जिसमें मेन को सारे बेनिफिट्स मिले और वुमेन को कोई पावर नहीं मिली। हायरार्की व्हाइट्स और ब्लैक्स की, जिसमें व्हाइट्स को सुपीरियर समझा गया और ब्लैक्स को एक लेस ह्यूमन बीइंग समझा गया और उन्हें कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं दिए गए। हायरार्की रिच और पुअर की, रिच ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो ज्यादा डिजर्व करते हैं, और पुअर जिन्हें कभी भी इक्वल सोशल स्टेटस नहीं दिया गया। अगर उनके हिसाब से देखो तो उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया, ये सब कुछ भगवान ने किया है। एक को दूसरे से सुपीरियर भगवान ने बनाया। अगर हिंदुइज्म की बात करें तो उनका कहना है कि पूरी दुनिया बनी पुरुषा से। उनकी आंखों से बना सन, उनके दिमाग से बना मून, उनके मुंह से बने ब्राह्मण्स, पंडित्स, उनके हाथों से बने क्षत्रियास, वॉरियर्स, उनकी थाइस से बने वैश्यास जो ट्रेड करते थे, और उनके पैरों से बने शूद्रास जो कि काम करते थे इन सब के लिए। शूद्रास जिन्हें लेस ह्यूमन बीइंग माना जाता था, उन्हें पॉल्यूटेड माना जाता था। अगर शूद्रास से आप टच हो जाओगे तो आप भी पॉल्यूट हो जाओगे। इस तरह से हिंदुइज्म में 4 कास्ट में लोगों को डिवाइड किया गया था। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण्स जो सबसे सुपीरियर थे, उसके बाद क्षत्रियास जो वॉरियर्स थे, उसके बाद वैश्यास जो बिजनेस करते थे, उसके बाद शूद्रास जो सफाई करते थे, छोटे काम करते थे। स्कॉलर्स का कहना है कि 3000 साल पहले जब आर्यंस ने इंडिया को इन्वेड किया, तब से शुरू हुआ ये कास्ट सिस्टम। वो जो कि इंडिया में आए थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे, इसलिए उन्होंने टॉप पोजीशंस ले ली और वहां के नेटिव्स को लोअर पोजीशंस दे दी। ये 4 कास्ट बाद में 3000 जातियों में बदल गई। एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, आप शादी नहीं कर सकते, जिसका जो काम है उसे वही करना होगा। आपके अंदर कितनी क्वालिटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप शूद्रा हो तो आपको सफाई ही करनी होगी। अगर आप वैश्य हो तो आप बिजनेस ही कर सकते हो, आप एक वॉरियर नहीं बन सकते। तो ये एक विशियस सर्कल बन गया था जिससे बाहर नहीं निकल सकते थे, आपको उसी के अंदर रहना होगा। और ऐसा ही विशियस सर्कल 16 से 18 सेंचुरी के बीच में अमेरिका में भी प्रिवेल करता था। यूरोपियन इन्वेडर्स बहुत सारे स्लेव्स अफ्रीका से लेकर आए थे माइंस और प्लांटेशंस में काम करने के लिए। अफ्रीका से ही स्लेव्स को क्यों लाया गया? उसके 3 कारण थे। एक तो अफ्रीका पास था, वहां से स्लेव्स को लाना चीपर रहता, यूरोप से लाते तो बहुत महंगा पड़ता। दूसरा, वहां ऑलरेडी ही स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था और वो मिडिल ईस्ट को स्लेव्स दे रहे थे। नया सिस्टम बनाने में ज्यादा मेहनत लगती, इसीलिए उसी सिस्टम को फॉलो किया गया और वहीं से स्लेव्स को लाया गया। तीसरा, वहां पर बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी थी, येलो फीवर था, उसके अलावा भी कुछ फीवर्स वहां पर फैले हुए थे जिनके लिए उनकी बॉडी काफी इम्यून हो गई थी। और जब उन्होंने अमेरिका में आकर प्लांटेशंस में काम करना शुरू किया तो उन्हें ज्यादा बीमारियां नहीं हुई, पर अगर यूरोपियंस वहां काम करते थे तो वो जल्दी ही मर जाते थे। इन्हीं बीमारियों के कारण स्लेव्स को कम भी समझा जाता था। कहा जाता था कि अगर आप उनके साथ रहोगे, उन्हें टच करोगे तो आपको भी वो बीमारी हो सकती है, वो लोग पॉल्यूटेड हैं और आपको भी पॉल्यूट कर देंगे, इसलिए उनसे दूर ही रहो। अफ्रीकन इस सबको क्यों मानते थे? क्योंकि उन्हें कहा गया था कि वो हैम के डिसेंडेंट हैं, जिनके फादर नोआ है, और उन्होंने अपने बेटे को कर्स किया था कि तुम्हारे जो भी डिसेंडेंट्स होंगे वो सब स्लेव्स होंगे, पॉल्यूटेड होंगे। और उन्होंने इस बात को मान लिया था कि हम सिर्फ स्लेव ही रह सकते हैं, सुपीरियर नहीं बन सकते। हम लोगों का दिमाग कम है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस कम है, हमें तरीका नहीं है चीजों का। वाइट्स हर तरह से हमसे सुपीरियर हैं। ये बात जैसे उनके दिमाग में बैठ चुकी थी, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो कम इंटेलिजेंट होते हैं, मॉरल सेंस उनमें कम होती है। वहीं डॉक्टर्स कहते हैं कि ये लोग पॉल्यूटेड होते हैं और अगर आप इनके साथ रहोगे तो आप भी पॉल्यूटेड हो जाओगे, आपको भी बीमारियां लग जाएंगी। ये अमेरिकन ने ही फैलाया है कि वाइट सुंदर होते हैं, उनके फीचर्स ब्यूटीफुल कहलाते हैं, ब्लैक होना अगली होने की निशानी है। अमेरिकन ने ये बात हर किसी के दिमाग में इतनी ज्यादा बिठा दी कि अब हम वाइस वर्सा को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। हिस्ट्री में जो लोग विक्टिमाइज हुए, जिन लोगों को सहना पड़ा, उन्हें हमेशा और बार बार सहना पड़ा। जिन लोगों को प्रिविलेज मिली, उन्हें प्रिविलेज ही मिलती चली गई। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हिस्ट्री में हुई जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर। कल्चर कहता है कि उन्हीं चीजों पर रोक लगाई गई जो कि अननेचुरल थे।
पर बायोलॉजी कहती है कि कुछ भी अननेचुरल नहीं है, जो एग्जिस्ट करता है वो नेचुरल है। आपका जेंडर आपकी ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज है, आपका कैरेक्टरिस्टिक है जो नेचर ने बनाया है। कौन कम या कौन ज्यादा ये तो नेचर ने नहीं बनाया, कौन स्ट्रॉन्ग या कौन वीक ये तो नेचर ने डिसाइड नहीं किया। वुमेन को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया, उन्हें अनलकी कहा गया। चाइना में जब वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हो गई थी तब उन्होंने गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करना शुरू कर दिया था। वुमेन को मेन की प्रॉपर्टी माना जाता था। रेप प्रॉपर्टी वायोलेशन एक्ट के अंदर आता था। इसका मतलब अगर किसी लड़की का रेप हुआ है तो वो विक्टिम नहीं है, विक्टिम वो मेन है जो उस लड़की को ओन करता है, जो उसका ओनर है। इसके लिए अब लीगल रेमेडी क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जिस लड़की का रेप हुआ है वो अब पहले वाले आदमी की जगह दूसरे वाले आदमी के पास चली जाएगी। एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा और लड़की आपकी हुई। लड़की जो किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी मैन अगर उस लड़की को ओन नहीं करता तो आप उसके साथ कैसा भी सुलूक कर सकते हो, उसे रेप कर सकते हो, उसे मार सकते हो, उसे इस्तेमाल कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ को रेप कर सकता है, ये तो आइडिया किसी के दिमाग में था ही नहीं। हस्बैंड अगर वाइफ को रेप कर रहा है तो इसका मतलब है जैसे कि आप अपना ही वॉलेट चुरा रहे हो। ये तो कोई क्राइम नहीं है। ये सोच सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं थी। 2006 तक भी 53 कंट्रीज ऐसी थी जो हस्बैंड के वाइफ को रेप करने पर उसे कोई क्राइम नहीं मानती थी। जर्मनी में तो रेप लॉज 1997 में अमेंड किए गए। तो आखिर मेन में क्या अच्छा था? क्यों उन्हें ज्यादा पावर मिली? कोई कहता है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, पर लायन की तो फिजिकल स्ट्रेंथ होमोसेपियन से ज्यादा थी। बहुत सारे एनिमल्स फिजिकली एक होमोसेपियन से ज्यादा स्ट्रांग थे और हिस्ट्री में तो हमेशा से ये देखा गया है जो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जरूरी नहीं है कि उसके पास सोशल पावर हो। बड़े बड़े किंग्स तो बहुत एजेड होते हैं जिनके अंदर कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, फिर भी वो पूरी कंट्रीज को रूल कर सकते हैं। फिर एक फीमेल एक मेल को रूल क्यों नहीं कर सकती थी, या फिर उससे ओवर पावर क्यों नहीं कर पाई? कुछ लोग कहते हैं कि उनका नेचुरल एग्रेशन, इसी वजह से वो सोल्जर्स बन सके, लड़ाइयां करने जा सके। पर उनके लीडर्स वो तो कामली डिसीजंस लेते थे, उन्हें तो बहुत सारे डिसीजंस लेने होते थे, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने थे जिसके लिए एग्रेशन की जरूरत नहीं थी। तो फिर एग्रेशन से मेन पावरफुल कैसे हुआ? कुछ लोगों का कहना है कि रिप्रोडक्शन इसका एक बड़ा कारण था। फीमेल्स जो कि बच्चे पैदा कर सकती थी वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, तब वो हेल्पलेस हो जाती थी। बच्चे पैदा होते थे तो उनके छोटे बच्चे होते थे, उन्हें संभालना था। अगर वो काम करने जाएंगी या फिर खाना ढूंढने जाएंगी तो उनके बच्चों को कौन संभालेगा? इसके लिए उन्हें मेन की जरूरत थी, उनके साथ और उनके सहारे की जरूरत थी। पर ये काम तो और फीमेल्स भी कर सकती थी ना। एलिफेंट्स के भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें फीमेल्स डोमिनेट करती हैं, चाहे वो मेल से कम स्ट्रांग हो, पर वो मिलकर अगर कोई मेल उनकी बात नहीं मानता तो उसे मार गिराती हैं। वो अपने बच्चों को खुद सेफगार्ड करती हैं, खुद एक दूसरे फीमेल पर डिपेंड होकर सारे काम करती हैं। तो क्या होमोसेपियन फीमेल्स ऐसा नहीं कर सकती थी? इस बात का जवाब एक्चुअल में किसी के पास नहीं है। वो ह्यूमन स्पीशीज जो लेस कोऑपरेटिव थी, मेन, कैसे ओवर पावर कर पाई उस ह्यूमन स्पीशीज को जो कि ज्यादा कोऑपरेटिव थी। इसी के साथ बुक का सेकंड पार्ट खत्म होता है, बढ़ेंगे थर्ड पार्ट की तरफ, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। पर उसके लिए आपको एक हफ्ते का इंतजार करना होगा। अगले हफ्ते मैं नॉवल का थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगी, हिस्ट्री को समझेंगे और करीब से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगर नॉवल पसंद आ रही है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हिस्ट्री के ये फैक्ट्स जानकर कैसा लग रहा है और अगली नॉवल आप मुझसे कौन सी चाहते हैं वो भी जरूर बताइए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय, टेक केयर।